नमस्कार मित्रों, मैथिल गुरुकुल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनसाइड लर्निंग थ्योरी के बारे में, यानी कि अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के विषय में, यानी कि गैस्टोल्टवाद का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो गैस्टोल्ट सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, हम यहाँ पे इनके विषय में बात करेंगे। गैस्टोल्ट सिद्धांत का मुख्य प्रयोगकर्ता कौन है उनको जानेंगे, साथ में इनके प्रमुख सहयोगी कौन रहे इनके विषय में हम देखेंगे, और जिस पर प्रयोग हुआ यानी कि सुल्तान, और बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला देखेंगे। देखिए, टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, या सी टेट हो, या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, वहाँ पे कोहलर आपको 1 नंबर ज़रूर दिलाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इनसाइड लर्निंग थ्योरी। देखिए, यहाँ पे कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है वो गैस्टोल्टवादी विचारों पर आधारित है। कोहलर स्वयं क्या थे? गैस्टोल्टवाद को विकसित करने वाले एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक थे। अच्छा, यहाँ पे जो गैस्टोल्टवाद का जो प्रमुख प्रवर्तक मानते हैं या प्रतिपादक मानते हैं या बोलते हैं प्रेरणता कौन है, तो वो थे मैक्स बर्दीमर। तो पहला क्वेश्चन तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिपादक कौन है? मैक्स बर्दीमर। दूसरा प्रश्न अगर यहाँ पे बनता है तो प्रयोगकर्ता कौन है सूझ के सिद्धांत के? तो प्रयोगकर्ता है यहाँ पे कोहलर महोदय। ठीक है। तीसरा आपको क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे सहयोगी कौन कौन थे? तो सहयोगियों में नाम आता है यहाँ पे कोर्ट लेविन और कोर्ट कोफका का। तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सिद्धांत के प्रमुख अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो पहला तो यहाँ पे नाम है गैस्टोल्ट सिद्धांत। दूसरा हम इसको कहते हैं पूर्णाकार का सिद्धांत। तीसरा इसका नाम है समग्र सिद्धांत। चौथा इसको बोलते हैं पूर्णकृति सिद्धांत या पूर्णाकृति सिद्धांत। नेक्स्ट इसका नाम है सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट जो अन्य नाम है वो है अवयवीवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट जो कोहलर ने एक सिद्धांत दिया वो दिया है अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत। ठीक है, और जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये इनके प्रमुख नाम हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये गैस्टोल्ट यानी कि गैस्टोल्ट है क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक जर्मन शब्द है। दूसरा, इस शब्द का जो अर्थ है वो है समग्राकृति या पूर्णाकार, यानी कि अपने आप में संपूर्ण। नेक्स्ट है, देखिए, गैस्टोल्टवादियों का मानना क्या था? व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि एक बार में पूर्ण रूप से सीख जाता है, और इसी को कहते हैं पूर्णवाद या संपूर्णवाद भी कहा जाता है। तो पूर्णाकार का सिद्धांत इसीलिए इसको कहा गया कि एक बार में संपूर्ण सीखने को यहाँ पे स्वीकार किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इनके कुछ और प्रमुख बिंदु। देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे प्रक्रिया कभी कभी पूछ लेते हैं, प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास होनी चाहिए एक समस्या। समस्या के बाद क्या होता है? आती है अंतर्दृष्टि, फिर होती है सूझ, और उसके बाद सबसे आखिरी में आता है समस्या का समाधान। अब यह बात करते हैं अंतर्दृष्टि और सूझ से। तो देखिए, समस्या के बाद जो अंतर्दृष्टि होती है, तो अंतर्दृष्टि क्या है? अनेक विचार आते हैं मन में। अंतर्दृष्टि का मतलब है कि विचारों का आना। और सूझ क्या है? तो सूझ है कि उन विचारों को हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये क्रम है, देखिए, समस्या, फिर अंतर्दृष्टि, फिर सूझ, और सबसे आखिरी में आती है वहाँ पे समस्या का समाधान। तो देखिए, यहाँ पे अंतर्दृष्टि को एंडरसन महोदय ने क्या कहा है? समस्या का समाधान जो होता है वो कैसे आता है? यकायक प्राप्त कर लेना, यही है अंतर्दृष्टि। यानी कि जो विचार आए वो कैसे आए? यकायक आए। आप बैठे हो, आपको एकदम सडनली आपके दिमाग में एक विचार आया, आइडिया आया कि हमें समस्या का समाधान कैसे करना है। और सूझ क्या है? उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट कर लेना, जो विचार आया उसको हम स्वीकृति प्रदान करेंगे कि हाँ हम ये कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं।
इस सिद्धांत के प्रयोग को समझें उससे पहले हम यहाँ पे सिद्धांत के मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जर्मन निवासी थे वो कौन थे? कोहलर थे। इनको एक संस्था का नाम देखिए, पर्शियन एकेडमी ऑफ साइंस ने कब 1913 में मानव शास्त्रीय अध्ययन के लिए कौन से द्वीप में भेजा? कैनरी द्वीप में भेजा। और कौन से जगह पे भेजा? टेनरिफ स्थान पे भेजा था कि जाइए यहाँ पे जाके मानव शास्त्री जो अध्ययन है आपको करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब कोहलर गए तो इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर अपना अध्ययन शुरू किया। कुल पूछ लेते हैं अगर कितने चिंपैंजी हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका जवाब होगा 6 चिंपैंजी पर प्रयोग शुरू किया। पर जो सबसे फेमस प्रयोग था वो उनका था सुल्तान नामक एक चिंपैंजी के ऊपर, ठीक है। और सुल्तान नामक चिंपैंजी पे जो प्रयोग किया, यहीं से इन्होंने ख्याति प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की थी। 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया। और सुल्तान पर कितने प्रयोग किए गए? सुल्तान पर प्रयोग किए गए थे टोटल 3 प्रयोग किए सुल्तान के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस सिद्धांत का प्रमुख तत्व क्या है? सिद्धांत का प्रमुख तत्व है सूझ। ये पूछ लेते हैं कि जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसका प्रमुख तत्व क्या है? तो वो है सूझ। दूसरा, सूझ है क्या? सूझ क्या है? समस्या समाधान के लिए व्यक्ति के मस्तिष्क में जो नया विचार आया वही सूझ है। अब सूझ का सिद्धांत दिया किसने है? ये तो हम आप पढ़ ही रहे हैं। किसका है? वोल्फगैंग कोहलर का, यानी कि कोहलर महोदय ने ये सिद्धांत दिया। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने अधिगम के और सिद्धांत पढ़े तो हम लोग एक क्रम से चलते हैं कि हमने उनके सिद्धांत के नाम देखे, फिर उसके विषय में देखा, फिर अब बुक देख लेते हैं। तो कोहलर की जो महत्वपूर्ण बुक है वो है पहली मेंटलिटी ऑफ एपीज, यानी कि वनमानुष की। नेक्स्ट है द टास्क ऑफ गेस्टॉल्ट। और नेक्स्ट एक बुक है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। देखिए ये जो बुक है पहली, ये पूछी जा चुकी है, तो आप इन तीनों को नोट डाउन कर लीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप डाल लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सिद्धांत के अंतर्गत हम प्रयोग को समझें तो आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि कुल कितने वनमानुष थे? तो वो थे 6। और सुल्तान पर प्रयोग कितने हुए? तो प्रयोग हुए 3। और सुल्तान के लिए कितने प्रकार की समस्याओं को सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पे आपका जवाब है 2 प्रकार की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया। एक जो समस्या थी वो थी छड़ी समस्या, जिसके अंतर्गत 2 प्रयोग हुए। और दूसरी थी आपकी बक्सा समस्या, ठीक है, बक्सा समस्या। इसके अंतर्गत भी 2 प्रयोगों को किया गया। चलिए चलते हैं आगे। तो हम पहला प्रकार लेते हैं बक्सा समस्या। तो यहाँ पे क्या किया था, जो चिंपैंजी था सुल्तान नामक, उसको एक कमरे में बंद किया गया। तो एक पिंजड़े में जब उसको बंद किया गया तो क्या किया, छत से देखिए केले को लटका दिया गया। अब जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था उसको पाने का क्या करता है, प्रयास करता है। चिंपैंजी उछल कूद करता है पर केले को प्राप्त नहीं कर पाता। परंतु बक्से को उसने देखा कमरे में क्या था, एक बक्सा था। तो इस प्रकार से रखा था कि चिंपैंजी उसको देख सके। अब हुआ क्या, चिंपैंजी ने अपना प्रयास किया, जितना कर सकता था उतना प्रयास किया, असफल हुआ। तो वो थक के जाके बैठ गया। तो उसके दिमाग में विचार आए, यानी कि अंतर्दृष्टि, क्या कि हम उस बक्से को वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उसने उस विचार को एक्सेप्ट किया। फिर उसने क्या किया, उस बक्से को रखा, उस पर खड़ा हुआ और उस केले को प्राप्त कर लिया। तो ये पहला चरण था सुल्तान के ऊपर। चलिए दूसरा चरण देखते हैं। तो कोहलर ने क्या किया, दूसरे चरण के अंतर्गत जो सुल्तान के लिए जो समस्या थी उसको थोड़ा सा जटिल कर दिया। उसने केले को जो लटकाया वो इस प्रकार से लटकाया कि एक बक्से पे खड़ा होके पहुंचा ही ना जा सके, और कमरे में 3-4 बक्से रख दिए।
अब सुल्तान ने वही उछल कूद की केले को प्राप्त करने का। देखिए केले को प्राप्त करने का भरपूर प्रयास कर रहा है पर केले को प्राप्त नहीं कर पा रहा। और ये देखिए बक्से रखे हुए हैं। अब क्या हुआ, जो सुल्तान था वो फिर से जाके उछल कूद करता है, प्राप्त नहीं कर पाता, असफल हो जाता है केलों को पाने में, तो वो बैठ जाता है। फिर उसके दिमाग में विचार आते हैं, अंतर्दृष्टि आती है, नए नए विचार आते हैं, क्या करना है। उसने सारे के सारे बक्सों को कलेक्ट किया, एकत्रित किया और 1 बाई 1 रखा और उस पर चढ़ के केलों को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका दूसरा चरण। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब आती है छड़ी समस्या। देखो एक तो थी बक्सा समस्या, उसमें 2 चरण। अब यहाँ पे छड़ी समस्या, इसमें भी 2 चरण। तो इसमें क्या किया, कठिनाइयों का स्तर कुछ इस प्रकार था। पिंजड़ा था, देखिए पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में जो थी एक छोटी छड़ थी और बाहर एक बड़ी छड़ है। और केले को इस प्रकार से रखा गया है कि जो छोटी छड़ है अगर उसको उठा के भी अगर हम उसे पाना चाहेंगे तो वो नहीं पा सकते। पर हाँ, उस छोटी छड़ से हम बड़ी छड़ को खींच सकते हैं। अब सुल्तान ने काफ़ी प्रयास किया केले को प्राप्त करने के लिए, पर वो प्राप्त क्या है, नहीं कर पाता। फिर वो बैठ जाता है, विचार करता है, विचार आते हैं उसके दिमाग में नए नए। तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि मेरे पास तो छड़ी है, तो उसने इस छड़ी को, छोटी छड़ी से बड़ी छड़ी को अपनी तरफ खींचा। और उस देखिए छोटी छड़ी से बड़ी छड़ी खींचा और बड़ी छड़ी से उसने केलों को अपनी तरफ खींच के प्राप्त किया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे सुल्तान के ऊपर तीसरा चरण। चलिए आगे चलते हैं। अब छड़ी समस्या के अंतर्गत ही जो कोहलर था, उन्होंने सुल्तान के लिए जो समस्या था उसको और थोड़ा सा जटिल कर दिया। देखिए पिंजड़े में तो सुल्तान बैठे ही हुआ है, पर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, केले की दूरी इतनी कर दी कि न तो वो छोटी छड़ी से प्राप्त कर सकता है और ना वो बड़ी छड़ी से प्राप्त कर सकता है। अब सुल्तान जी लगे केले को खाने के लिए, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि छड़ी का कुछ जो समस्या थी जटिल ऐसे बनाई गई कि अगर हम छोटी छड़ी से प्राप्त करें तो भी ना प्राप्त हो, बड़ी छड़ी से प्राप्त करें तो भी ना प्राप्त हो। पर हाँ, जब उसके दिमाग में एक विचार आया कि हाँ इन दोनों छड़ियों को हम आपस में जॉइंट कर दें, तो दूरी इतनी ही रखी गई थी केले की, दोनों छड़ियों को जॉइंट किया देखिए, और केलों को वो प्राप्त कर सकता है। तो कॉलर पे देखिए छोटी छड़ी से प्राप्त किया, नहीं मिला, बड़ी छड़ी से प्राप्त किया, केला नहीं मिला, असफल हुआ। उसने दिमाग लगाया, विचार आए, दोनों छड़ियों को जोड़ा उसने और केले को अपने पास खींच लिया और केले को प्राप्त कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं, सिद्धांत के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमें सिद्धांत के प्रमुख बिंदु जो पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षा के दौरान। तो देखिए पहला है जो गेस्टोल्टवादी जो सिद्धांत था, है ना, ये गेस्टोल्टवादी सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करता है। अगर पूछ ले कि गेस्टोल्टवादी सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर चलता है या अंश से पूर्ण की ओर चलता है, तो ये सिद्धांत जाता है पूर्ण से अंश की ओर। दूसरा पॉइंट देखिए जो इम्पॉर्टेंट है, यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत किस पर कार्य करता है, ह्यूरिस्टिक सिद्धांत के ऊपर डिपेंड है, ये कार्य करता है। अब ये शब्द आया ह्यूरिस्टिक। अब ये ह्यूरिस्टिक सिद्धांत क्या है, देखिए ह्यूरिस्टिक से तात्पर्य है स्वयं खोज के मार्ग पर अग्रसर होना या समस्या सुलझाने में अंतर्दृष्टि से काम लेना। मतलब कि हम उस मार्ग पर खुद ही चलेंगे। देखिए चिंपैंजी था, पिंजड़े के अंदर बंद था, उसने किसी की हेल्प ली नहीं, उसे समस्या मिली, समस्याओं को उसने देखा, वो बैठा, उसने के दिमाग में अनेक विचार आए और उसकी तरफ वो खुद अग्रसर हो गया। तो यह है ह्यूरिस्टिक सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट है गेस्टोल्टवादी के अनुसार हम अवयवी यानी कि होल से अवयव यानी कि पार्ट की ओर जाते हैं। मतलब ये देखिए पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। पर देखिए शब्दों का चयन देखिए, यहाँ पे कह रहा है अवयवी होल से अवयव की तरफ, पूर्ण अंश नहीं कह रहा। इन दो शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, यानी कि अवयवी से अवयव की ओर जाता है
है तो वही पूर्ण से अंश की ओर, पर शब्दों को घुमाया। जब परीक्षा के दौरान कठिनाइयों का स्तर बढ़ाना होता है तो यही किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया होती कैसी है? अगर ये पूछ ले कि कोहलर के सिद्धांत में या गेस्टल्टवादी सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, तो वो होती है संज्ञानात्मक। ठीक है, नोट करिए इसको। दूसरा कि अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। क्या है? अधिगम प्रक्रिया कैसी नहीं होती है? यंत्रवत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम प्रक्रिया में जो सूझ है यानी कि जो विचार है वो कैसे आते हैं? यकायक यानी कि अचानक आते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे शब्द है एक सूझ। ठीक है, सूझ को हम यहाँ पे कहते हैं बिंगो। वो है ना बिंगो, अचारी मस्ती वो टेस्ट टेस्ट वाला, यानी कि इसका अर्थ होता है आई गॉट इट। दूसरा एक शब्द आता है आह अनुभव। ठीक है, बिंगो या सूझ को कहते हैं बिंगो या आह अनुभव या अंतर्दृष्टि नाम से, किस नाम से? अंतर्दृष्टि नाम से जानते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो सूझ सिद्धांत है वो देखिए किस पे? विश्लेषण विधि पर और समस्या समाधान विधि पर आधारित होता है। याद रखिए, नोट करिए, सूझ का सिद्धांत विश्लेषण विधि और समस्या समाधान विधि पर आधारित होता है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, मेंटलिटी ऑफ एपीज पुस्तक किसकी है? बताइए। तो पहला ऑप्शन है आपके पास प्याजे, दूसरा बर्दीमर, आपका तीसरा ऑप्शन है कोहलर और आपका चौथा ऑप्शन है लेविन। आंसर आप कमेंट करिए। तो ये आपकी बुक है कोहलर महोदय की, यानी कि आपका आंसर है सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, द टास्क ऑफ गेस्टल्ट पुस्तक किसकी है? ए ऑप्शन है आपका कोहलर, बी ऑप्शन है आपका लेविन, सी है आपका कोफ्का और डी है आपका वुडवर्थ। तो यहाँ पे आपका आंसर है कोहलर, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ गेस्टल्ट पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन है कुर्ट कोफ्का, बी कुर्ट लेविन, सी कोहलर और डी वुडवर्थ। तो यहाँ पे आपका आंसर है कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सिद्धांत में जो गेस्टल्ट जो शब्द आया इसका अर्थ क्या है? ए व्यवहार रूप में, बी मशीनों के रूप में, सी ऑप्शन परिवर्तन रूप में या डी ऑप्शन समग्र रूप में। तो आपका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, गेस्टल्ट का जो अर्थ है वो है समग्र रूप में, यानी कि पूर्ण रूप में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग के लेखक कौन है? फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग के लेखक कौन है? ऑप्शन है कुर्ट लेविन, कुर्ट कोफ्का, कोहलर और प्याजे। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन ए लेविन महोदय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके लिए अगला प्रश्न है, प्रोडक्शन थिंकिंग के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है मैक्स बर्दीमर, कोहलर, सी लेविन और डी वुडवर्थ। आंसर कमेंट करते चलिए। तो यहाँ पे आपका आंसर है मैक्स बर्दीमर, यानी कि आपका आंसर है ए फॉर एप्पल। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फिनोमेना के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है मैक्स बर्दीमर, बी है कोहलर, सी है लेविन और डी है कोफ्का। तो यहाँ पे आपका आंसर है मैक्स बर्दीमर। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पर्पस बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है आपके टॉलमैन, बी ऑप्शन है वॉटसन, सी है कोहलर और डी है लेविन। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है
टॉलमैन।